हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी नीट बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स को। तो इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे चैप्टर के साथ, और चैप्टर का नाम है हमारा द बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा दैट वुड बी व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, इजंट इट? तो देखिए, मैंने आपको अपने अभी तक के जितने लेक्चर्स हैं उनमें ये डिस्कस किया है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक सेल, और सेल के बारे में इन डिटेल हमने कवर किया है हमारे पिछले चैप्टर में, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने पढ़ा था सेल को और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिनमें हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी पढ़े थे। बट यहाँ इस चैप्टर में हम सेल से भी लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जाने वाले हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द सब सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब हम पढ़ने वाले हैं वो एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि एक लिविंग सेल को फॉर्म करता है। ओके, दैट मींस हम यहां पर बायोलॉजी में केमिस्ट्री को इंटीग्रेट करने वाले हैं। दैट मींस हम डिस्कस करने वाले हैं द केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने टाइप के आपको मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड देखने को मिलेंगे वो कहलाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बिकॉज बायोमॉलिक्यूल्स वर्ड को ब्रेक किया जाए तो बायो तो आप जानते हैं ना, बायो का मतलब ही होता है लाइफ, एंड मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे मॉलिक्यूल जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेंगे, दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स यूजुअली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ऑल द कार्बन कंपाउंड जो कि आपको एक लिविंग टिश्यू के अंदर देखने को मिलते हैं, दे आर द बायोमॉलिक्यूल्स। बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई कार्बन तो आपको अर्थ की क्रस्ट में भी देखने को मिलता है, इजंट इट? बट यहां पर अगर हम कंपेयर करते हैं लिविंग टिश्यू को विद द अर्थ क्रस्ट, तो आप पाएंगे लिविंग टिश्यू के अंदर कार्बन का जो अबंडेंस है वो सेवरल टाइम्स है देन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि आपको रिलेटिव अबंडेंस देखने को मिलती है ऑफ कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन इन केस ऑफ लिविंग टिश्यू। अर्थ के केस में या अर्थ क्रस्ट के केस में ये बहुत ही कम अमाउंट में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू, कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है इन 0.03% कॉम्पोजिशन। वाइल अगर हम बात करें एक लिविंग टिश्यू की, तो वहां पर आपको मोर देन 18% कार्बन जो है वो कंपोज करता हुआ नजर आएगा द लिविंग टिश्यू। तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि कार्बन जो है वो रिलेटिवली कितनी हायर अमाउंट में प्रेजेंट है देन दी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सो बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बन विल बी एन एसेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, आप सभी को ये वाली बात क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक। ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म जो कि आपको इस चैप्टर में अक्सर देखने को मिलेगा। तो द टर्म इज सेल्यूलर पूल। ओके, तो यानी कि एक पूल क्या करता है, पूल इज अ कलेक्शन, इजंट इट? अगर हम स्विमिंग पूल के बारे में बात करते हैं तो स्विमिंग पूल में देयर इज अ कलेक्शन ऑफ वाटर, इजंट इट? सिमिलरली जब हम सेल्यूलर पूल की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए एक सेल को पूल की तरह, और उसमें कितने टाइप के आपको कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। सो द कलेक्शन ऑफ वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंट होंगे विद इन अ सेल वुड बी रिप्रेजेंटिंग द सेल्यूलर पूल। सो आई होप ऑल दीज things are very very clear to each and every one of you। तो आइए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज द केमिकल एनालिसिस ऑफ अ लिविंग टिश्यू। तो भाई एक लिविंग टिश्यू के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर हमें पढ़ना है तो ऑब्वियसली उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मुझे सेपरेट करना आना चाहिए फ्रॉम द सेल, है ना? और उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं इन अ सीक्वेंशियल मैनर। तो वो स्टेप्स आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, इनको फॉलो हम करेंगे एंड फाइनली हम किसी भी सेल के जितने भी केमिकल कॉम्पोनेंट्स हैं उनको सेग्रीगेट या सेपरेट आउट करना सीख जाते हैं, इजंट इट? तो देखिए, जो पहला स्टेप आपको फॉलो करना है दैट वुड बी कि वहां पर आपको एक सबसे पहले तो लिविंग टिश्यू लेना है जिसका कि आपको एनालिसिस करना है कि इसके सेल में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट थे। तो देखिए, इस लिविंग टिश्यू का जो ओरिजिन है वो किसी प्लांट से भी हो सकता है और या एनिमल से भी हो सकता है। तो अगर हम प्लांट टिश्यू से ले रहे हैं तो हो सकता है हम किसी वेजिटेबल को ले लें, या अगर किसी एनिमल ओरिजिन का हमको लिविंग टिश्यू लेना है तो हम सपोज किसी एनिमल की लीवर का एक पीस ले सकते हैं। और फाइनली हम उसमें ऐड करेंगे द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये एक केमिकल है जिसका कि केमिकल फॉर्मूला होता है CCl3COOH। ओके,
सो बेसिकली यहाँ पर आपको एसिटिक एसिड के जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूटेड नजर आ रहे हैं विद 3 क्लोरीन एटम्स, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, isn't it? तो देखिए हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स किया एंड फाइनली एक पेसल एंड मोटर की मदद से इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। सो ग्राइंड करने के बाद आपको फाइनली ये जो टिश्यू है वो इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में इस तरीके से नजर आता है जैसे कि अपीयर कर रहा हो लाइक अ स्लरी, तो एक थिक स्लरी बना लेता है। ओके, अब ये स्लरी बन गई। अब इस स्लरी को हम स्ट्रेन करेंगे, छानेंगे। तो छानने के लिए वी विल नीड समथिंग, तो उसके लिए हम यूज करते हैं या तो एक चीज क्लॉथ को या फिर एक फाइन कॉटन पीस को। ओके, तो एक फाइन कॉटन पीस या चीज क्लॉथ पे हम इसको स्ट्रेन करते हैं और आप देखेंगे कि 2 कंपोनेंट सेग्रीगेट या सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो कि नीचे फिल्टर होके उस कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। सो सिंस वो फिल्टर होके पास कर गया है थ्रू दीज थ्रू द पोर्स ऑफ दीज चीज क्लॉथ या फिर द फाइन कॉटन पीस, उनको हम बुलाते हैं द फिल्ट्रेट, क्योंकि वो फिल्टर होके नीचे आ गया है। और एक ऐसा भी कंपोनेंट होगा जो कि फिल्टर नहीं होगा और वो इस चीज क्लॉथ पे या फिर इस फाइन कॉटन पे रेसिड्यू के फॉर्म में नजर आएगा एंड वी कॉल इट द रिटेंटेट, isn't it? तो देखिए यहां पर जो फिल्ट्रेट वाला पोर्शन था जो कि फिल्टर आउट हुआ था, उसके जो कंपोनेंट होंगे उनको हम बुलाएंगे द एसिड सॉल्युबल पूल। क्यों भाई इनको एसिड सॉल्युबल पूल क्यों बुलाएंगे? बिकॉज यहां पर प्रेजेंट वो कंपोनेंट्स होंगे जो कि एसिड, जिसको कि हमने यूज किया था ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, उसमें इजीली डिसॉल्व हो गए होंगे और एसिड के साथ साथ वो भी पोर आउट हो गए होंगे या फिल्टर हो गए होंगे थ्रू द चीज क्लॉथ। ओके, एंड सिंस ये चीज क्लॉथ के पोर्स को पार कर रहे हैं, यानी कि इजीली क्रॉस कर जा रहे हैं, इसलिए इनका साइज जो होगा वो छोटा होगा एंड दैट इज वाई एसिड सॉल्युबल पूल में आने वाले बायोमोलिक्यूल्स को हम बुलाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे द माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। वाइल जो रिटेंटेड वाला पोर्शन था उसमें कंपोनेंट्स आपको वो दिखाई देंगे जो कि एसिड में सॉल्युबल नहीं हुए थे ना। अगर वो एसिड में डिसॉल्व ही नहीं हुए थे तो इसका मतलब वो एसिड के साथ फिल्टर आउट ही नहीं हुए होंगे, इसीलिए वी कॉल इट दी एसिड इनसॉल्युबल पूल। और इस एसिड इनसॉल्युबल पूल में आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनका साइज होगा बिगर, तभी तो वो क्रॉस नहीं कर पाए ना द पोर्स ऑफ दिस फाइन कॉटन या फिर चीज क्लॉथ, इसीलिए ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स को हम बुलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बिकॉज मैक्रो वर्ड का मतलब आप जानते हैं दैट मीन्स बिगर, ठीक है। तो मैक्रो मीन्स लार्जर, माइक्रो मीन्स स्मॉलर, इसीलिए इनके नाम ऐसे सेपरेट किए गए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा दिस एंटायर प्रोसीजर ऑफ द केमिकल एनालिसिस ऑफ अ लिविंग टिश्यू। तो आइए बच्चों अब हम कर लेते हैं एक कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड द मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो देखिए माइक्रोमोलिक्यूल्स एज द नेम सजेस्ट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट और साइज होगा दैट इज गोइंग टू बी स्मॉलर। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो यूजुअली लेसर होगा और वो लाया करेगा इन द रेंज ऑफ 18 to 800 डाल्टन्स। वाइल अगर हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमेशा आपको मोर देन 800 डाल्टन्स नजर आएगा। और यूजुअली जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनका मॉलिक्यूलर वेट आपको रेंज में नजर आता है ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबव, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंडली अगर हम देखें कि इनका अकरेंस कहां आपको देखने को मिलेगा, तो हमने पिछली ही स्लाइड में केमिकल एनालिसिस किया था ना, तो केमिकल एनालिसिस के टाइम पर आपको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहां देखने को मिले थे? इन द फिल्ट्रेट पोर्शन जो कि था द एसिड सॉल्युबल पूल। सो दे आर डिटेक्टेड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। बट एक ऐसा माइक्रोमोलिक्यूल है जिसका नाम है लिपिड्स, वो आपको एसिड सॉल्युबल पूल में देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको देखने को मिलता है इन दी एसिड इनसॉल्युबल पूल। सो ये एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना है। लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स बिकॉज उनका साइज जो है वो 800 डाल्टन से लेसर होता है। ओके, बट ये आपको एसिड सॉल्युबल पूल में देखने को नहीं मिलेंगे, बट दे विल बी सीन इन दी एसिड इनसॉल्युबल पूल। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि लिपिड्स की खासियत है दैट दे आर दे आर नॉन पोलर इन नेचर। अब ये नॉन पोलर हैं तो ये वाटर के साथ सेग्रीगेट होके बाहर नहीं आ सकते हैं। यूजुअली जब भी हम सेल को, ऑब्वियसली जब हम अपना केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, एक सेल की सेल के कंपोनेंट्स को डिसरप्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है जब लिपिड सेपरेट आउट होता है तो वो वेसिकल्स, छोटी छोटी वेसिकल्स के फॉर्म में सेपरेट होने लगता है, और वो वेसिकल्स जो होती हैं उनका साइज बड़ा होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द पोर्स ऑफ द चीज क्लॉथ और द
कॉटन पीस, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाते हैं इन द फिल्ट्रेट, एंड दैट इज व्हाई वो आपको देखने को मिलेंगे इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल अलोंग विद द मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। वही अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आने वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे एक सेल के, तो जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, लाइक आपको वाटर, मिनरल्स, आयंस, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सभी के सभी आपको कंपोज करते हुए नजर आएंगे दी माइक्रोमोलिक्यूल्स। वाइल अगर हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एक सेल के अंदर देखने को मिलेंगे, दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। एंड एक खासियत इन सारे मॉलिक्यूल्स की है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं, दैट दे आर ऑल पॉलीमेरिक। सो ये सभी हैं पॉलीमेरिक। सो पॉलीमेरिक का क्या मतलब होता है? पॉलीमर, तो देखिए पॉली वर्ड का मतलब होता है मेनी एंड मर का मतलब होता है पार्ट्स। तो यानी कि ये जो आपको कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी पार्ट्स। और वो जो मेनी पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं ना, वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स ही हैं। यानी कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आपस में ज्वाइन करते जाते हैं टू फॉर्म दीज लार्जर मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम बुलाते हैं द मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो आई होप ये कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन दीज टू कैटेगरीज ऑफ दी मॉलिक्यूल्स वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं द 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं विद इन अ सेल। तो सेल के अंदर जो आपको 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, दे आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रफली अबाउट 10 to 15% ऑफ द एवरेज सेल कॉम्पोजिशन। तो इसका मतलब 10 to 15% सेल के अंदर आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आपको देखने को मिलता है दैट इज लिपिड्स, और लिपिड्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं roughly 2% of the average composition of a cell. Next component we have is the carbohydrate. अब carbohydrate cause करते हैं या constitute करते हैं roughly 3%, and lastly we have the nucleic acids जो कि constitute करते हैं about 5 to 7% of the constitution of a cell, ठीक है। अब बाकी की रिमेनिंग पोर्शंस का क्या, तो लगभग 70 to 90% एक सेल का कॉन्स्टिट्यूशन करता है वाटर, ओके, एंड रफली 1% आपको देखने को मिलेंगे आयंस, ओके। तो 1% वुड बी the ions in the constitution of a cell. So ये तो थे the 4 major biomolecules, और साथ ही साथ इनका एक एवरेज कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपको देखने को मिलेगा विद इन अ सेल। तो आइए बच्चों, अब हम बिगिन करते हैं विद अवर फर्स्ट ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज द प्रोटीन्स, ओके। तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या हैं? तो प्रोटीन्स कहलाते हैं द हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो देखिए एक बड़ा सा टर्म आपके सामने आ गया, दैट इज हेट्रोपॉलीमर्स। तो इस टर्म को ब्रेक कीजिए, इसका मीनिंग समझ लीजिए। तो हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, पॉली मीन्स मैंने आपको बताया था मेनी, एंड मर्स मीन्स पार्ट्स। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि मेनी डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बनता है, दैट इज कॉल्ड अ हेट्रोपॉलीमर। और वो जो पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं टू फॉर्म द स्ट्रक्चर, वो कहलाते हैं द अमाइनो एसिड्स, ओके। तो यानी कि अगर आप देखेंगे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, तो आपको जो ये सेवरल बीड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, मोती जैसे ऑन दिस पीस ऑफ स्ट्रिंग, वो नजर आ रहे हैं दी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये सेवरल अमाइनो एसिड देखिए यहां पर ज्वाइंड हैं टू फॉर्म दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर, और ये लॉन्ग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्रोटीन को। और देखिए एक और ऑब्जर्वेशन आपको यहां अपनी देखनी चाहिए, दैट ऑल दीज कलर्स जो आपको नजर आ रहे हैं ऑफ दीज बीड्स आर डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल दीज अमाइनो एसिड्स विल बी डिफरेंट, इसीलिए दे आर कॉल्ड हेटेरोपॉलीमर्स, बिकॉज जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ओके। दैट मीन्स अगर आप यहां पर एक पोर्शन देखिए जिसको कि एनलार्ज किया गया है, इस पोर्शन को एनलार्ज करके आपको यहां पर वेरियस अमाइनो एसिड्स दिखाए गए हैं जिनके नाम हैं, एक है फिनाइल एलेनिन, देन वी हैव ल्यूसीन, देन वी हैव सेरीन एंड दी सिस्टीन। तो देखिए ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना वेरियस अमाइनो एसिड्स, ये सभी के सभी अलग अलग हैं, एंड इनकी ज्वाइनिंग से ही बन रहा है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो कि है द प्रोटीन, ओके। तो दैट इज वाई प्रोटीन है एक मैक्रोमोलिक्यूल, बिकॉज वो बनता है बाय द रेपिटेशन ऑफ सेवरल माइक्रोमोलिक्यूल्स कॉल्ड
अमाइनो एसिड्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल अबाउट दी अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड जैसे कि मैंने आपको बताया था, दे आर द मोनोमर्स ऑफ दी प्रोटीन्स। क्योंकि देखिए मोनो वर्ड का मतलब होता है वन एंड मर मीन्स पार्ट। तो मैंने आपको बताया ना कि प्रोटीन्स हेट्रोपॉलीमर्स हैं, मतलब वो सेवरल डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो इसका मतलब एक सिंगल पार्ट जो है वो होगा दी अमाइनो एसिड। अब उस सिंगल पार्ट को हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो अमाइनो एसिड जैसा कि नाम बता रहा है, पहली चीज तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और साथ ही साथ इनके पास प्रेजेंट होंगे दो फंक्शनल ग्रुप्स, और वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वन इज गोइंग टू बी द अमाइनो ग्रुप, जैसा कि नाम में बता रहा है। तो अमाइनो एसिड, तो अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ एक एसिडिक ग्रुप जिसे हम बुलाते हैं दी कार्बोक्सिल ग्रुप, वो भी प्रेजेंट होगा। तो जो अमाइनो ग्रुप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी बेसिक प्रॉपर्टी, isn't it? तो यानी कि ये अमाइनो ग्रुप जो है वो अमाइनो एसिड को बेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रोवाइड करता है अमाइनो एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये दो फंक्शनल ग्रुप आपको प्रेजेंट नजर आएंगे, और साथ ही साथ ये दोनों फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेम कार्बन एटम एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो सेम कार्बन एटम जिस पे ये प्रेजेंट होते हैं उसे हम बुलाते हैं अल्फा कार्बन। तो अगर आपने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस ले रखी हैं और आप जानते हैं अल्फा कार्बन क्या होता है, तो वो कार्बन जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसे हम बुलाते हैं अल्फा कार्बन। तो यहां पर ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन एटम पे अटैच्ड है, एंड दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दी अल्फा कार्बन। ओके, और यहां पर एक चीज आप और भी ध्यान रखिए, ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हैं, क्योंकि यूजुअली अमाइनो एसिड्स में आपको फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन से अटैच नजर आएंगे, दैट इज व्हाई हम अमाइनो एसिड्स को अल्फा अमाइनो एसिड्स भी बुलाते हैं। ठीक है, और एक और अगर आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन देनी है ऑफ एन अमाइनो एसिड, तो आप कह सकते हो दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। ओके, तो आपने अगर मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो आप जानते हैं मीथेन में क्या होता है, एक सिंगल कार्बन एटम पे आपको 4 हाइड्रोजन्स का अटैचमेंट नजर आता है, isn't it? इस तरीके से। बट अगर मैं कुछ रिप्लेसमेंट कर दूं, मैं इन 4 में से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं बाय 3 डिफरेंट ग्रुप्स, तो वो बन जाता है एक अमाइनो एसिड। तो अगर मान लीजिए मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा दूं अमाइनो ग्रुप, isn't it? यहां पर सपोज मैं इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा दूं दी कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहां पर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा दूं एक वेरिएबल ग्रुप। सो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑफ द अमाइनो एसिड, isn't it? तो देखिए यहां पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको नजर आएगा इस जनरल स्ट्रक्चर में कि ये कार्बन एटम है जिसपे आपको अमाइनो ग्रुप का यानी कि अमाइन ग्रुप का अटैचमेंट भी नजर आ रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप का भी अटैचमेंट नजर आ रहा है, हाइड्रोजन एक इंटैक्ट है, isn't it? और जो तीसरा हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया बाय दी वेरिएबल ग्रुप। ओके, तो ये जो वेरिएबल एल्काइल ग्रुप है ये हो सकता है इसकी जगह पर किसी अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ऐसा वाला जो अमाइनो एसिड आपको मिलेगा ना वो कहलाएगा ग्लाइसिन, isn't it? अगर हम देखें कि ये जो वेरिएबल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है बाय अ मिथाइल ग्रुप, तो ऐसा जो अमाइनो एसिड आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एलेनिन। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये एल्काइल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है विथ CH2OH, तो ऐसा जो अमाइनो एसिड आपको नजर आएगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड सेरीन। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आप इस वेरिएबल ग्रुप को चेंज करते जाते हैं तो आप देखेंगे अमाइनो एसिड्स भी वेरी करते जाएंगे, आपको डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलते जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। आई होप दैट इज क्लियर। तो आइए बच्चों अब हम अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है कि कितने रिलेटिव नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उस अमाइनो एसिड में। तो देखिए बेस्ड ऑन कि कितने नंबर ऑफ कार्बोक्सिल या अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हम 3 कैटेगरीज में अमाइनो एसिड्स को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है एसिडिक अमाइनो एसिड्स की, सेकंड कैटेगरी होगी बेसिक अमाइनो एसिड्स की, एंड थर्ड कैटेगरी वुड बी ऑफ द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स को, तो आपको पता है ना एक अमाइनो एसिड में आपको कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिडिक होता है और एक बेसिक ग्रुप जो कि है अमाइन, वो देखने को मिलते हैं। अगर मान लेते हैं किसी अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप का जो नंबर है वो ज्यादा हो अमाइनो ग्रुप से, तो ऑब्वियसली वो अमाइनो एसिड जो है वो
एसिडिक बिहेव करेगा, इसीलिए ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम बुलाते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो दो एग्जाम्पल लर्न करने हैं, दैट इज ग्लूटामिक एसिड एंड दी एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो इनके नाम में ही एसिड आ रहा है तो आप डायरेक्टली इनको याद रख सकते हैं दैट दे बोथ आर गोइंग टू बी एसिडिक अमाइनो एसिड्स। अगर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी में, दैट इज द बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स में आपको जो बेसिक ग्रुप है दैट इज अमाइनो ग्रुप, वो ज्यादा नजर आएंगे देन दी कार्बोक्सिल ग्रुप। इसीलिए ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम बुलाते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो एग्जांपल के तौर पे आपको लर्न करना है लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। तो ये तीन अमाइनो एसिड्स आपको याद रखने होंगे, दैट इज लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी देखें तो रिमेनिंग जितने भी अमाइनो एसिड्स बचे दे आर गोइंग टू बी न्यूट्रल, बिकॉज यहां पर जितने नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि एसिडिक और बेसिक नेचर जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। सो ऐसे अमाइनो एसिड्स पे कोई नेट आपको बेसिसिटी या एसिडिटी देखने को नहीं मिलती है, दैट इज व्हाई दे आर न्यूट्रल। सो ऐसे अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल आपको एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरीन, वैलिन ये सारी देखने को मिल रही हैं। सो दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आपको बता देता हूं रिगार्डिंग वेरियस अमाइनो एसिड्स। तो आपको कुछ चीजें याद भी रखनी है। सबसे पहले तो ऐसे अमाइनो एसिड्स भी आपको याद रखने हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट है। तो कुछ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो आपको याद रखते हैं, दे आर टू, दैट इज सिस्टीन एंड मेथियोनिन। सो रिमेंबर, सिस्टीन एंड मेथियोनिन नाम के अमाइनो एसिड में यू विल फाइंड सल्फर। कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें कि आपको अल्कोहलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। याद है मैंने वेरिएबल ग्रुप में CH2OH लगाया था, वो अल्कोहलिक ग्रुप से आपको अटैचमेंट करने पे जो अमाइनो एसिड मिला था दैट वाज कॉल्ड सेरीन। तो सेरीन तो ऑब्वियसली यहां देखने को मिलेगा, इजंट इट? एंड साथ ही साथ एक और अमाइनो एसिड है जिसमें कि आपको OH ग्रुप देखने को मिलेगा, दैट इज द थ्रियोनिन। ठीक है, ओके। देन वी हैव एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, यानी कि वहां वेरिएबल ग्रुप में आपको एक एरोमेटिक रिंग देखने को मिलती है। ओके, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको एरोमेटिक रिंग्स के बारे में भी पता होगा। सो एरोमेटिक रिंग्स अगर प्रेजेंट है या एरोमेटिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम बुलाते हैं उन्हें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। और ऐसे कौन से हैं वो अमाइनो एसिड्स? देयर आर 3। फर्स्टली वी हैव टायरोसिन, देन वी हैव tryptophan and then we have the phenylalanine. So tyrosin, tryptophan and phenylalanine are the one जो कि aromatic amino acids है। तो I hope ये सारी basic categories of amino acids आप सभी को अच्छे से समझ आई होंगी। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं बहुत ही important aspect related to the amino acids, that is the formation of zwitter ion। तो zwitter ion क्या होता है भाई? ये एक डायपोलर आयन है, यानी कि ऐसा आयन जिसमें कि आपको दो चार्जेस डेवलप होते हुए नजर आते हैं, वो भी ऑपोजिट नेचर के ऑन दैट सेम आयन। ओके, तो वी कॉल इट द ज़्विटर आयन। तो ये अराइज क्यों करते हैं? तो ज़्विटर आयन का फॉर्मेशन इसलिए होता है बिकॉज कि अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, दे हैव द एबिलिटी कि वो आयोनाइज कर सकते हैं। दैट मींस दे हैव आयोनाइजेबल नेचर, मतलब वो आयंस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ज़्विटर आयन है, तो अगर आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो सेंट्रल वाला आपको आयन नजर आ रहा है, दिस इज द ज़्विटर आयन। तो इस ज़्विटर आयन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज भी नजर आ रहा है और एक नेगेटिव चार्ज भी नजर आ रहा है। तो ये डायपोलर आयन है। ठीक है, अब ये जो आयन डेवलप हुआ है ना, ये डिटरमिन करता है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को इन डिफरेंट पीएच। तो देखिए, क्योंकि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज कर जाता है अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन पीएच। तो अगर जैसे जैसे पीएच चेंज होता है ऑफ द सोल्यूशन, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस नजर आएगा। कैसे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, इस ज़्विटर आयन को सपोज मैंने प्लेस किया है इन अ सोल्यूशन जिसका कि पीएच लेस देन 7 है। इसका मतलब हम इसको प्लेस कर रहे हैं इन दी एसिडिक पीएच। अब एसिडिक पीएच में या एसिडिक मीडियम में आप जानते हैं हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे। ये हाइड्रोजन आयन जाके अटैच करेगा विद द नेगेटिवली चार्ज इस ऑक्सीजन एटम पे, और आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ COOH। तो यहां पर देखिए आपको जो अमाइनो एसिड नजर आएगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। वाइल अगर आप देखेंगे कि सपोज इसी ज़्विटर आयन को मैंने प्लेस किया इन अ सोल्यूशन जिसमें जो पीएच है उसकी वैल्यू मोर देन 7 है, दैट मींस यहां पर मैंने प्लेस किया है अपने ज़्विटर आयन को इन दी बेसिक सोल्यूशन। तो बेसिक सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होंगे? OH नेगेटिव आयन। अब ये OH नेगेटिव आयन इस ज़्विटर आयन की पॉजिटिव आयन से कंबाइन करता रहेगा ना, बेसिकली क्या करेगा, ये इसके हाइड्रोजन आयन को ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा टू फॉर्म वाटर, क्योंकि H+ आयन यहां से और OH वहां से विल फॉर्म
वाटर, एंड यहां पर आप देखोगे सिंपली NH2 विल बी लेफ्ट आउट। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर आपको नजर आता है इन केस ऑफ द बेसिक pH सोल्यूशन। ओके, तो यानी कि आप देख रहे हो ना कैसे ज़्यूटराइन जो है वो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द वेरिंग pH। तो दिस इज हाउ ज़्यूटराइन इज फॉर्म्ड, और यही उसकी सिग्निफिकेंस है दैट वो वेरिंग pH के अकॉर्डिंग जो है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को डिफरेंट या वेरी करता हुआ नजर आता है। ओके, तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं एक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स को बेस्ड ऑन द सोर्स कि वो हमको मिल कहां से रहा है और साथ ही साथ उसकी क्या एसेंशियलिटी है, उस बेसिस पे अमाइनो एसिड्स को हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज द एसेंशियल, द अदर इज नॉन एसेंशियल, एंड द थर्ड इज कॉल्ड द सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, बल्कि ऐसे अमाइनो एसिड्स को हमको एसेंशियली लेना होता है फ्रॉम अवर डाइट। तो दीज अमाइनो एसिड्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अवर डाइट, यानी कि डाइटरी प्रोटीन्स के फॉर्म में इन अमाइनो एसिड्स को एसेंशियली अंदर लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। वाइल कौन से हुए हमारे नॉन एसेंशियल वन? तो वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, इसीलिए हमारे लिए इनको डाइट से लेना इतना ज्यादा एसेंशियल नहीं है। दैट इज व्हाई वी कॉल देम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ओके, बिकॉज आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज देम। और तीसरी कैटेगरी होती है ऑफ द सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज तो कर सकती है, बट इनका जो रेट है सिंथेसिस का वो रिक्वायरमेंट से बहुत कम है। रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और सिंथेसिस बहुत स्लो है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स जब कभी ग्रोथ हो रही हो या फिर रिपेयर हो रही हो और प्रेगनेंसी के टाइम। तो ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जिन अमाइनो एसिड्स की ज्यादा जरूरत होती है और रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बट उन अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस बॉडी में बहुत स्लो होता है। We call such amino acids as the semi-essential amino acids. So I hope ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द अमाइनो एसिड्स भी आप सभी को अच्छे से समझ आई होंगी। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है? तो मैंने आपको बोला था अमाइनो एसिड जो है आपस में ज्वाइन करते जाते हैं टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ प्रोटीन। तो वो अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होते कैसे हैं? सो दे ज्वाइन टुगेदर बाय अ बॉन्ड कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही है ना, तो दो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो एक तरफ आप देख रहे हैं इस अमाइनो एसिड में इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो COOH यहां पर प्रेजेंट है, और साथ ही साथ यहां पर इस अमाइनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है वो इसको फेस कर रहा है। सो दिस इज NH2 ग्रुप, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन नाउ इज इस अमाइनो ग्रुप और इस कार्बोक्सिल ग्रुप में से देखिए इस कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और इस अमाइनो ग्रुप का H आपस में कर जाएंगे कंबाइन एंड रिलीज हो जाएंगे आउट एज ई वाटर। दैट मींस यहां पर हो गया डिहाइड्रेशन, और सिंस यहां पर से ये दो एटम्स रिमूव हो गए हैं तो यहां पर अटैचमेंट हो जाता है ऑफ दिस पर्टिकुलर टू कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम। तो देखिए यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो ब्लू कलर से बॉन्ड आपको नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। सो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन देखिए आपको नजर आ रहा है एज सच। तो यहां पर ये जो बॉन्ड कहलाता है दैट इज CONH बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। तो कैसे बना ये? बाय द अटैचमेंट ऑफ टू अमाइनो एसिड्स इन सच अ वे कि देखिए आपको एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड का जो OH है फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप वो सेपरेट आउट हो जाते हैं एज वाटर, एंड वहां पर फॉर्मेशन होता है ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरीके से सेवरल डिफरेंट अमाइनो एसिड ज्वाइन करते जाते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि होती हैं द प्रोटीन्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो बच्चों लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। तो भाई मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन जो है वो लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, बट क्या ये प्रोटीन्स इस लॉन्ग चेन्स के फॉर्म में ही आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं? नो ना। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली ये आपस में फोल्ड करते हैं एंड दे फॉर्म वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देमसेल्व्स इन द बॉडी। सो इन सारी लेवल्स को हम स्टडी करते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो आइए बिगिन करते हैं विद अवर फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है?
प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का जहां पर हम मानते हैं कि प्रोटीन जो है वो एक एक लाइन की तरह एक चेन बन रही है अमाइनो एसिड्स की। तो यहां पर एक लीनियर सीक्वेंस नजर आएगा अमाइनो एसिड्स का जो कि आपस में ज्वाइंट है बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहां अगर आप देखेंगे तो आप इस फिगर में देखिए, यहां पर ये जो चेन नजर आ रही है इसमें आपको डिफरेंट अमाइनो एसिड्स नजर आ रहे हैं, isn't it? And they are all joined by this black line, और वो ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है द पेप्टाइड बॉन्ड। तो वेरियस अमाइनो एसिड्स का यहाँ पर अटैचमेंट नजर आ रहा है ना लीनियर सीक्वेंस में। और अगर आप देखेंगे तो आप क्लोजली यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर भी कर सकते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सपोज फेनाइल एलेनिन, ल्यूसिन, सेरीन, सिस्टीन, तो आपको पता है ना कि सपोज अगर मैं बात करूँ ल्यूसिन की तो आप कह सकते हो कि वो फिनाइल एलेनिन और सेरीन के बीच में है। तो इसीलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स की पोजिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है विद इन अ प्रोटीन। ओके, बट ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना वो किसी भी प्रोटीन को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ओके, एंड उसको फंक्शनल होने के लिए फर्दर फोल्डिंग करनी पड़ती है। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बाय द फोल्डिंग ऑफ दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर वुड बी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर से बनता है बाय इट्स फोल्डिंग। अब ये फोल्डिंग कैसे हो सकती है? मान लीजिए ये जो चेन आपको नजर आ रही थी, लीनियर जो चेन थी, वो फोल्ड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, यानी कि एक स्पाइरल के फॉर्म में, वो भी राइट हैंडेड स्पाइरल। ओके, सो ऐसे वाले हेलिक्स को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। तो देखिए यहां पर ये जो चेन थी वो आपस में देखिए इस तरीके से कॉइल करती जा रही है। ओके, और ये जो कॉइलिंग का फैशन है दैट इज राइट हैंडेड एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट अल्फा हेलिक्स। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो देखिए यहां पर आपको कॉइलिंग नजर आ रही है और यहां पर जो अमाइनो एसिड्स हैं, सपोज ये अमाइनो एसिड्स हैं, मैंने यहां पर ड्रॉ किए हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज डॉट्स। देयर कुड बी वेरियस अमाइनो एसिड्स एज वेल। ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं यहां पर भी। तो यहां पर ये जो कॉइलिंग इसलिए हो रही है बिकॉज ये जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में बॉन्डेड हैं बाय दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रही है, नीचे वाले अमाइनो एसिड्स को खुद के पास ले आ रही है, जिसकी वजह से ये कॉइल्ड अप नजर आ रहे हैं। ओके, सो एक तो आपको नजर आएगा दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड दी अल्फा हेलिक्स, और दूसरा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है दैट इज कॉल्ड बीटा प्लीटेड। तो देखिए बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये जो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, आप देखेंगे यहां पर दो पॉलीपेप्टाइड चेन, सपोज ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन जा रही है जहां पर ये अमाइनो एसिड्स की अटैचमेंट है। ओके, और यहां पर ऐसी ही एक और नजर आ रही है आपको दी पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, तो यहां पर ये अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस है। ओके, तो यहां पर ये जो दो चेन्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनके अमाइनो एसिड्स के बीच में आपको नजर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अमाइनो एसिड्स में नजर आ रही थी, तो फॉर्म हुआ अल्फा हेलिक्स और द अल्फा हेलिकल कॉइलिंग और द स्ट्रक्चर। और अगर आपको दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है तो देखिए ये आपको फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है द बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्लीट्स की तरह नजर आ रहा है ऑफ अ ड्रेपरी, है ना। तो एक किसी ड्रेपरी यानी कि किसी फैब्रिक में आपने प्लीट्स का फॉर्मेशन देखा होगा, या फिर अगर आप एक चाइनीज हैंड फैन को देखेंगे तो आपको प्लीट्स नजर आती है ना, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर आपको फॉर्म होता हुआ नजर आता है एंड वी कॉल इट द बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं बाय दी फोल्डिंग ऑफ दी प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आई होप आप सभी को अब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग पे विच इज कॉल्ड द टर्शरी स्ट्रक्चर। तो भाई क्या होगा, अभी मैंने बताया था आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था फ्रॉम द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना था ये फर्दर अपने आप पर और कॉइल होगा या फोल्ड होगा, और फोल्ड होने के बाद ये ऐसे ना एक हॉलो वुलन बॉल की तरह आपको नजर आएगा लाइक दिस। ठीक है, तो यानी कि इनकी कॉइलिंग की वजह से ये आपको जैसे ऊन की बॉल होती है ना वैसा कुछ नजर आता है, और भी अंदर से हॉलो। तो ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है द टर्शरी स्ट्रक्चर। तो देखिए यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो देखिए कैसे ये जो कॉइल स्ट्रक्चर था, सपोज ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कॉइल वाला, ये आपस में देखिए पास आ गए हैं थ्रू वेरियस इंटरैक्शन। देखिए कितने सारे इंटरैक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो इंटरैक्शंस हैं इनकी वजह से ये और क्लोज आ जाते हैं एंड दे अपीयर लाइक अ वुलन बॉल जो कि अंदर से है हॉलो। ओके, एंड अगर आप देखेंगे तो सिंस ऐसे स्ट्रक्चर में आपको हर डायमेंशन से देखने को मिलेंगे दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स, इसीलिए आप कहोगे कि ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है दैट एक्वायर्स अ
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और किसी भी प्रोटीन को फंक्शनल होने के लिए थ्री डायमेंशनल होना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई द प्रोटीन बिकम्स फंक्शनल इन दिस केस। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि वेरियस कौन से इंटरैक्शन हैं जो कि आपको नजर आते हैं इन दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है ऑफ दी टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द वेरियस इंटरैक्शन जो कि आपको देखने को मिलती हैं इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो वेरियस इंटरैक्शन जो आपको नजर आएंगे, दे आर गोइंग टू बी आयनिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स। ओके, तो देखिए यहां पर मैं आपको अगर इस टर्शियरी स्ट्रक्चर का एक सेगमेंट एनलार्ज करके बताता हूं, तो आप देखेंगे यहां पर आपको सबसे पहले जो इंटरैक्शन नजर आ रहा है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है तो आप जानते होंगे, क्योंकि देखिए यहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है सपोज ओवर हियर, और यहां पर आपको इस जगह पर कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है वो देखिए यहां पर इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हुआ नजर आएगा। दैट मींस द रीजन आप जानते हैं ना, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, एंड ये हाइड्रोजन लिंक बन जाता है बेसिकली बिटवीन दीज टू ऑक्सीजन एटम्स। ओके, एंड दैट इज व्हाई जो बॉन्ड नजर आएगा दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरैक्शन की, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन आपको देखने को मिलते हैं बिटवीन द टू नॉन पोलर ग्रुप्स। तो दो नॉन पोलर ग्रुप जिनमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है, तो बेसिकली आप एल्काइल ग्रुप को ले सकते हैं। तो कोई दो एल्काइल ग्रुप्स के बीच में जो इंटरैक्शन आपको देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड दी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। ठीक है, देन अगर हम देखें थर्ड टाइप ऑफ इंटरैक्शन, तो देखिए वहां पर आपको नजर आता है आयनिक इंटरैक्शन। तो आयनिक इंटरैक्शन हमेशा दो पोलर ग्रुप्स के बीच में होगा। दैट मींस एक जगह पर आपको एक डिफरेंट चार्ज नजर आएगा एक नेचर का, और दूसरी तरफ आपको दूसरे नेचर का एक चार्ज डेवलप होता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर देखिए आपको NH3 पॉजिटिव नजर आ रहा है, यानी कि इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर इस कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन नजर आता है, दैट इज दी आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हो आप, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो, इनको हम सॉल्ट ब्रिजेस भी कहते हैं। तो वेरियस डिफरेंट टाइप से आप बुला सकते हैं इनको नेम, बट दे आर गोइंग टू बी पोलर इन नेचर। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे भी आपको अमाइनो एसिड्स हैं जिनको लिंक करता हुआ आपको एक डाइसल्फाइड लिंकेज नजर आएगा। दैट मींस देयर आर गोइंग टू बी दो सल्फर एटम जो कि आपस में कनेक्टेड होंगे और कनेक्ट कर रहे होंगे दो अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, तो अनदर जो आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी डाइसल्फाइड लिंकेज। तो ये फोर बेसिक फोर्सेस है जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर को एक तरह से हेल्प करते हैं to form that Volney ball like structure. Okay, and जो कॉन्फर्मेशन होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर का वो चेंज हो जाता है या अफेक्ट होता है बाय द चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। सो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली अफेक्टेड होते हैं बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड पीएच। एंड आई टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एंजाइम्स होते हैं, यूजुअली एंजाइम्स जो है वो मोस्टली प्रोटीनेशियस है, यानी कि प्रोटीन्स के बने हैं, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओके, एंड दैट इज द रीजन कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं बाय टेम्परेचर एंड पीएच, बिकॉज इनका जो कॉन्फर्मेशन है वो टेम्परेचर एंड पीएच की वजह से चेंज हो जाता है। आई होप दैट इज क्लियर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं दी नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, दैट इज दी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहां पर बेसिकली आपको जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स नजर आए थे ना, तो ऐसे कुछ डिफरेंट टर्शियरी स्ट्रक्चर्स वाले जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो आपस में एक साथ असेंबल हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, लिंक हो जाती हैं और फोल्ड हो जाती हैं टू फॉर्म दी quaternary structure. So basically ये assemblage होता है many polypeptide chains का which are linked and folded together. And the best example would be the globin part of the hemoglobin. तो hemoglobin का जो globin part है ना, जो कि globular protein को represent करता है, वो बनता है of the 4 polypeptide chains. तो उनमें से दो जो आपको polypeptide chain नजर आती हैं they are called the alpha chains, और दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपको नजर आती हैं दे आर कॉल्ड द बीटा चेन्स। तो दो अल्फा एंड दो बीटा सब यूनिट्स जो चेन्स होती हैं ऑफ द पॉलीपेप्टाइड दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आई होप दैट इज क्लियर। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनली द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन अवर लाइफ। तो प्रोटीन्स के बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं दैट दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ।
है ना। और बहुत सारे फंक्शंस, स्पेसिफिकली कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं हमारी लाइफ में, उनको हम यहाँ पर इस टैबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस को टैबुलराइज किया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो आपको प्रोटीन नजर आता है दैट इज द कोलेजन। तो कोलेजन के बारे में आपको रिकॉल अगर हो रहा हो तो आपने चैप्टर पढ़ा था द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जहां पर मैंने आपको वेरियस टिश्यूज बताए थे। उनमें से एक था कनेक्टिव टिश्यू जो कि कॉम्पोजिट टिश्यू था, और आप जानते हैं उनके कंपोनेंट्स में आपको कुछ फाइबर्स नजर आते थे विच आर दी कोलेजन फाइबर्स एंड दी इलास्टिन फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर्स बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन्स हैं जो कि आपको नजर आते थे इन दी मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो यानी कि वो मैट्रिक्स क्या थी, द ग्राउंड टिश्यू और द ग्राउंड सब्सटेंस। तो वो इंटरसेल्यूलर यानी कि सेल्स के बीच में जो ग्राउंड टिश्यू आपको देखने को मिलता था दैट इज फॉर्म्ड बाय द कोलेजन फाइबर्स, और कोलेजन फाइबर्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इजंट इट टू द टिश्यू। सो कोलेजन इज गोइंग टू बी वन प्रोटीन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फंक्शन बता दूं ऑफ द कोलेजन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोलेजन, ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन द एनिमल वर्ल्ड। ओके, सो एनिमल वर्ल्ड में आपको सबसे ज्यादा जो कोई प्रोटीन अबंडेंट अमाउंट में देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द कोलेजन। नेक्स्ट वी हैव इज द ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है बेसिकली एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि खुद भी एक प्रोटीन है, ओके, बट ये प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। सो बेसिकली ये एक एंजाइम है, और इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम अपना चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन को डील करने वाले हैं इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। सो ये कैसा है, ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ओके, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव इज द इंसुलिन प्रोटीन। तो इंसुलिन भी बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। सो रिमेंबर इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करता है इन दी बॉडी। सो यानी कि ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। तो मैं इसको यहां पर ऐसे डाउन एरो से बना देता हूं, ठीक है। तो इसका काम है टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल्स। देन वी हैव एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन्स हैं आप जानते ही हैं जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स जिन्हें हम एंटीजेंस बुलाते हैं उनसे लड़ने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव सर्टेन रिसेप्टर्स जो कि अगेन प्रोटीन होंगे जो कि सेंसरी रिसेप्शंस को परसीव कर सकते हैं, जैसे कि स्मेल को, टेस्ट को, या इवन हॉर्मोन्स की प्रेजेंस को, और उनके इफेक्ट पे अपने हिसाब से कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव GLUT4। तो ग्लूट वर्ड जो है वो आप ब्रेक करें तो इट स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ओके, सो देयर आर 4 कैटेगरीज, GLUT1, GLUT2, GLUT3 एंड GLUT4। तो GLUT4 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। तो ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को एनेबल करता है इनटू द सेल। यूजुअली आपको एडिपोज टिश्यू में और साथ ही साथ जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके सेल्स में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को ये एनेबल करेगा या अंदर आने देता है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स कॉल्ड दी GLUT4। सो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ओके। और GLUT4 की खासियत क्या है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, या ऐसा प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द सेल, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ऑल दीज फंक्शंस रिगार्डिंग द वेरियस प्रोटीन्स आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगेन, जो रुबिस्को नाम का एंजाइम है जो कि स्टैंड करता है फॉर राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये बेसिकली मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है और बेसिकली द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन द एंटायर बायोस्फीयर। ओके, तो एंटायर बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट एंजाइम वुड बी रुबिस्को, एंड एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट एंजाइम वुड बी द कोलेजन, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द बायोस्फीयर। ओके, एंड कोलेजन जो है एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट होगा। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड द लिपिड्स। तो लिपिड्स होते क्या हैं आखिर? तो लिपिड्स बेसिकली होते हैं द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड बेसिस। तो अभी के लिए ना आप इस डेफिनेशन को बस याद रखने की कोशिश कीजिए कि ये होते हैं एस्टर्स जो कि बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड बेसिस। इसको हम जब इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना, तब जब हम इनका फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको नजर आएगा फॉर्मेशन ऑफ दैट एस्टर लिंकेज
तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये एस्टर्स होते हैं ऑफ द फैटी एसिड्स इन द बेस। ओके, बट अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको नजर आती है दैट इज दैट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके, एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड्स होते हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर इन नेचर का क्या मतलब है? दैट मीन्स यहां पर ये आपको पता है ना, केमिस्ट्री का एक रूल है दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। इसलिए जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं ना, जो कि नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, उसी में ही आपको जो लिपिड्स हैं वो डिसॉल्व होते हुए नजर आएंगे। वाइल वाटर जो होता है वो पोलर इन नेचर होता है, तो पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ओके। एंड ये स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। मैंने आपको बोला था कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह आपको एसिड इनसॉल्युबल पूल में नजर तो आएंगे, बट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। द रीजन आई एम गोइंग टू टेल यू इज, फर्स्टली इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लेस देन होता है 800 डाल्टन। सो इट इज लेस देन 800 डाल्टन। फर्स्ट रीजन तो ये है, ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूल्स की मैंने एक खासियत और बताई थी दैट दे आर पॉलीमेरिक, ओके, यानी कि वो रेपिटेशन ऑफ बेसिक यूनिट से बनता है जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं। बट यहां पर लिपिड्स आर नॉट पॉलीमेरिक। और क्यों ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपको देखने को मिलते हैं, इस बारे में मैंने आपको बताया था। बिकॉज लिपिड जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इवन आपको सेल के अंदर ऐसे भी नजर आते हैं। तो जब भी हम किसी सेल को डिसरप्ट करेंगे तो ये जो लिपिड्स है ना वो स्मॉल स्मॉल ऐसे वेसिकल्स की फॉर्म में आपको फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। और ये जो वेसिकल्स होती हैं इनका साइज बड़ा होने की वजह से ये हमारी जब केमिकल एनालिसिस के टाइम पे हम लोग चीज क्लॉथ या फिर कॉटन का जो पीस ले रहे थे क्लॉथ का, उसके पोर्स को पार नहीं कर पाते हैं। दैट इज व्हाई दे रिमेन इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल, बट दे आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और क्या रीजन है मैंने आपको बता दिया है। फर्स्टली दे आर नॉट गोइंग टू हैव मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डाल्टन, इसीलिए। दूसरा, इनके पास जो कंडीशन है दैट इज दे आर नॉन पॉलीमेरिक, यानी कि रिपीटेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर से बनते नहीं हैं। ओके, और कंपोनेंट्स की बात की जाए किसी भी लिपिड की तो आपको दो कंपोनेंट नजर आते हैं इन अ सिंपल लिपिड और अ फैट, जिसे हम बुलाते हैं, फर्स्टली मैंने आपको बोला था ये बनते हैं फ्रॉम फैटी एसिड एंड सेकेंडली बेसिस से। और जो सबसे कॉमन आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द ग्लिसरॉल। सो ग्लिसरॉल इज वन अमंग द बेस, ओके। और ये वेरियस कंपोनेंट्स बनाते हुए नजर आते हैं। मैंने आपको बताया भी है अपने सेल वाले चैप्टर में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीनेशियस थी, यानी कि लिपिड्स उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और यहां पर ये स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है दैट इज ऑफ कोलेस्टेरॉल। सो कोलेस्टेरॉल इज ऑल्सो वन ऑफ द लिपिड, ओके। सो आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन टू द लिपिड इज वेरी क्लियर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं विद द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सिंपल लिपिड और द फैट व्हिच आर कॉल्ड द फैटी एसिड्स, ओके। तो फैटी एसिड्स बेसिकली क्या है, जैसा कि नाम बता रहा है, ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे जिनके पास कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा और वो अटैच्ड होंगे टू अ लॉन्ग वेरिएबल एल्काइल ग्रुप, ओके। तो देखिए, अगर मैं आपको किसी फैटी एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर बना के बताऊं तो आपको एक एल्काइल ग्रुप से कार्बोक्सिल ग्रुप का अटैचमेंट नजर आएगा एंड दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ फैटी एसिड। अब ये जो आर ग्रुप है ना, ये वेरी कर सकता है। हो सकता है यहां पर सिंपली आपको एक मिथाइल ग्रुप मिल जाए, और हो सकता है आपको यहां पर एक लॉन्ग चेन देखने को मिल सकती है हाइड्रोकार्बन की, जो कि देखिए आपको CH3 CH2 n नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है। दैट मींस ये CH2 ग्रुप है ना, ये n नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो सकता है, और ये n की वैल्यू वेरी कर सकती है फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। तो देखिए, सपोज अगर मैं यहां पर ये CH3 ग्रुप ले लूं, ठीक है, और यहां पर मैंने सपोज ये जो CH2 ग्रुप है जो कि रिपीट कर रहा है मान लीजिए 14 टाइम्स, ओके, एंड ये फाइनली अटैच्ड है। सो ये हमारा R ग्रुप है और ये फाइनली अटैच्ड है टू दिस कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहां टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए? 1 वुड बी हियर, आपको यहां 14, देखिए एक CH2 में एक कार्बन एटम है, तो 14 CH2 में 14 कार्बन एटम्स हो गए कि नहीं? तो 14 + 1 15 एंड 1 16, तो हियर यू विल फाइंड 16 कार्बन एटम्स। तो ऐसा जो फैटी एसिड आपको नजर आता है दैट इज कॉल्ड पामिटिक एसिड, ओके। सो ये पामिटिक एसिड जो है इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फैटी एसिड, ठीक है, ओके। सो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो n का नंबर है वो 1 to 19 वेरी कर सकता है। इस केस में मैंने n की वैल्यू 14 रखी थी, दैट इज वाई यहां पर आपको जो एसिड मिला दैट इज गोइंग टू बी पामिटिक। आप जैसे जैसे नंबर वेरी करते जाएंगे यू विल गेट अनदर फैटी एसिड,
ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन की। तो फैटी एसिड्स में डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं टू टू ब्रॉड कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड द सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड द अदर इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स जिनके पास आपको सिर्फ, देखिए आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रखे हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स में हम कहते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स जो कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स को पोजेस करते हैं वो कहलाते थे सैचुरेटेड फैटी एसिड, बिकॉज कार्बन की चारों वैलेंसीज जो हैं वो सैचुरेटेड हैं विद द हाइड्रोकार्बन और सिंपली द हाइड्रोजन एटम्स, इजंट इट। बट अगर हम बोले यहां पर भी तो फैटी एसिड्स की वही डेफिनेशन होगी कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड वो एसिड्स होते हैं जहां पर जो आपकी कार्बन की वैलेंसीज हैं वो फुलफिल्ड हैं विद द हाइड्रोजन एटम्स ओनली, देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स नजर आएंगे, इजंट इट। ओके, एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एज द नेम सजेस्ट, यहां पर कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए उनकी वैलेंसीज को फुलफिल करने के लिए देयर आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके, सो आपको डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स नजर आएंगे इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एक और खासियत है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से बहुत लो होता है, एंड दैट इज द रीजन विंटर्स के टाइम पे भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिन्हें हम ऑयल्स भी बुलाते हैं वो ऑयल्स के फॉर्म में यानी कि लिक्विड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं इवन एट लो टेम्परेचर्स। एंड वन सच एग्जांपल इज ऑफ द जिंजली ऑयल जो कि आपको इस फिगर में दिखाए रखा है। सो जिंजली ऑयल जिसे हम सिंपली सेसमे ऑयल भी बुलाते हैं, तिल का तेल बुलाते हैं हिंदी में, राइट। सो जिंजली ऑयल इज वन सच एग्जांपल ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, और एग्जांपल्स के तौर पे हम देख लें फैटी एसिड्स के, तो देखिए वन इज एराकिडोनिक एसिड, तो जिसके पास आपको कार्बन का जो टोटल नंबर है इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप वो होगा 20। ठीक है, तो यहां पर आपको टोटल अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर में यू विल काउंट तो आपको नजर आएंगे 20 कार्बन एटम्स, और ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है बिकॉज यहां पर आपको देखिए डबल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं वो भी 4। ठीक है, ओके। वाइल अगर हम बात करें अनदर एग्जांपल की तो दैट इज पामेटिक एसिड, जिसको कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो पामेटिक एसिड में टोटल आपको 16 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं और यहां पर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, हेंस पामेटिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू द फैटी एसिड इज वेरी क्लियर। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सिंपल फैटी एसिड और सिंपली द फैट्स, दैट इज द ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल बेसिकली एक टाइप का बेस ही है। ओके, तो यहां पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेसिकली ये कहलाता है एज 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ऑर्गेनिक अगेन आपकी अगर अच्छी होगी तो आप इसको बनाना सीख भी जाएंगे। देखिए मैं आपको बता भी देता हूं कि कैसे इसका नाम पड़ा 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो देखिए प्रोपेन तो आप जानते हैं ना, प्रोप वर्ड जो है वो रूट वर्ड है फॉर 3 कार्बन एटम्स। तो यहां पर आपको 3 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 है ना। तो 1 2 3 तीनों कार्बन एटम्स पे आपको 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट नजर आ रहे हैं, यानी कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बिकॉज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। और आपको आगे बताया गया ऑब्वियसली द रूट वर्ड वुड बी प्रोप बिकॉज यहां पर 3 कार्बन एटम्स है, दैट इज प्रोप, एंड सारे के सारे जो कार्बन एटम्स हैं दे आर अटैच्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड दैट इज एन, एंड इसीलिए नाम बना 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, दैट इज द ग्लिसरॉल। ठीक है, और आपको दिख ही रहा है ये बेस है बिकॉज यहां पर तीनों के तीनों OH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो ये जो ग्लिसरॉल है ये रिएक्ट कर सकते हैं विथ 1 2 और 3 फैटी एसिड्स जिनको हमने पहले डिस्कस किया था, राइट, वो ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ग्लिसरॉल एक 2 या 3, क्योंकि इनके पास 3 कार्बन एटम्स है ना, तो हो सकता है एक ही कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करे फैटी एसिड से रिएक्ट करने में, हो सकता है 2 कार्बन के करे, और हो सकता है तीनों कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल में रिएक्ट विथ 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स टू फॉर्म मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड्स रिस्पेक्टिवली। तो अगर एक फैटी एसिड रिएक्ट कर रहा है विद द 1 कार्बन ऑफ द हाइड्रोक्सिल और दी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल तो वो बनाएगा मोनोग्लिसराइड। अगर 2 फैटी एसिड्स कंबाइन करेंगे विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लिसरॉल देन फॉर्मेशन होगा डाइग्लिसराइड का। और अगर तीनों के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं इस ग्लिसरॉल के रिएक्ट करेंगे विद द फैटी एसिड्स तो वो फॉर्म करेंगे ट्राइग्लिसराइड। और इनका जो कनेक्शन आपस में बनता है वो होता है थ्रू अ बॉन्ड कॉल्ड एस्टर लिंकेज, एंड दैट इज व्हाई हम कहते हैं जो लिपिड्स होते हैं वो एस्टर्स होते हैं ऑफ दी फैटी एसिड्स एंड दी बेसिस। तो आइए इस एस्टर लिंकेज के फॉर्मेशन को हम समझ लेते हैं बाय अ पिक्टोरियल
रिप्रेजेंटेशन। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर लिंकेज। तो एस्टर लिंकेज आपको देखने को मिलता है बिटवीन द ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए यहां पर आपको फर्स्ट जो फिगर है उसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के बारे में मैंने आपको बताया है पिछले फिगर में दैट इट इज CH2OH, CHOH एंड CH2OH। दैट मींस ये 3 कार्बन एटम्स हैं आपको, है ना, और तीनों ही कार्बन एटम्स में आपको 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो यहां पर आपको 3 OH ग्रुप जो कि बेसिक प्रॉपर्टी को एक तरह से रेंडर करते हैं टू दिस मॉलिक्यूल, वो प्रेजेंट है। सिमिलरली यहां पर रिएक्ट करने के लिए आपको फैटी एसिड्स नजर आ रहे हैं। सो अनदर कंपोनेंट वुड बी द फैटी एसिड्स। तो मान लीजिए ये आपका पहला फैटी एसिड है, तो दिस इज R1COOH, जिसपे आपको ये कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज द एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नजर आ रहा है। सिमिलरली आपको R2COOH और R3COOH करके 3 फैटी एसिड नजर आ रहे हैं। तो मान के चलते हैं कि सपोज पहला फैटी एसिड ये जो R1COOH है, ये इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। तो देखिए क्या होगा, इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस फैटी एसिड का जो एसिडिक ग्रुप है ना, उसका H एटम, क्योंकि आप जानते हैं एसिडिक ग्रुप में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो रिएक्टिव होता है, तो वो H+ आयन के फॉर्म में रिलीज होगा और यहां से OH नेगेटिव के फॉर्म में, और दोनों आपस में रिलीज हो जाते हैं एज अ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहां से OH और यहां से H जो है एक वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और दोनों के बीच में यहां पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देखिए यहां पर, तो यहां पर OCOO ये वाला जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड द एस्टर लिंकेज। ठीक है, तो एस्टर लिंकेज के थ्रू आप देखेंगे यहां पर ये वाला जो कार्बन है वो इस ऑक्सीजन के साथ, इस फैटी एसिड की ऑक्सीजन के साथ सिंपली लिंक हो गया है, बिकॉज बीच में जो OH और H प्रेजेंट थे वो वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो गए। तो दैट मींस यहां पर हुई डिहाइड्रेशन रिएक्शन बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल गेट्स एलिमिनेटेड। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्म हुआ मोनोग्लिसराइड, बिकॉज एक फैटी एसिड अभी सिर्फ एक कार्बन यानी कि इस ग्लिसरॉल के एक ही कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एलिमिनेट कर पाया है। ठीक है, इसलिए फॉर्मेशन हुआ एक ही टाइप के ग्लिसराइड का, दैट इज मोनोग्लिसराइड। मान लीजिए एक और फैटी एसिड आता है जिसका कि उसका जो H है वो OH आयन को फ्रॉम दिस सेकेंड कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रिमूव कर ले जाता है एज वाटर, तो आपको नजर आएगा फॉर्मेशन ऑफ अ डाइग्लिसराइड। और मान लीजिए तीसरा फैटी एसिड भी जाके अपने हाइड्रोजन एटम की मदद से इस OH को रिमूव कर देता है और इस ऑक्सीजन को अटैच कर देता है विद दिस कार्बन एटम। ठीक है, तो फॉर्मेशन अगेन हो जाता है ऑफ द एस्टर लिंकेज, एंड फाइनली 3 फैटी एसिड्स का अटैचमेंट देखने को मिलेगा टू द 3 कार्बन एटम्स ऑफ द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एंड हेंस आपको फॉर्मेशन नजर आता है ऑफ द ट्राइग्लिसराइड फैट। ठीक है, तो इस तरीके से 3 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो हो जाएंगे एलिमिनेट, एंड फाइनली आपको 3 एस्टर लिंकेज फॉर्म होती हुई नजर आएंगी, एंड हेंस ऐसे टाइप के फैट को हम बुलाते हैं दी ट्राइग्लिसराइड फैट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एस्टर लिंकेज जो है वो फॉर्म होती है between the glycerol molecule and the fatty acid, and इसीलिए we used to say that the lipids are the esters of fatty acids and glycerol, or simply the bases. Okay, तो बच्चों this was all for today from the chapter biomolecules. So I hope आज के लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर किया वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Until then आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।